जैसा कि दोस्तों पिछले पार्ट में हम आपके क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर 3 यानी कि वैद्युत रसायन से जुड़े हुए जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व कर रहे थे। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया था और मैंने कहा था कि मैं आप सभी को विद्युत रसायन से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन हैं यानी कि जितने भी न्यूमेरिकल हैं उनको सॉल्व कराऊंगा। तो आज ये हमारा दूसरा पार्ट है। जिन लोगों ने पहला पार्ट नहीं देखा है वो ज़रूर देख लें ताकि उनका जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो सके। तो अगर आप फर्स्ट पार्ट देखते हैं तो आपको सेकंड पार्ट ईजिली समझ में आएगा। तो आइए सेकंड पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सेल के बारे में विचार कीजिए। तो नीचे कुछ अभिक्रियाएं दी गई हैं जो कि विद्युत रासायनिक सेल से हैं। तो इनको आप देखकर इनसे जुड़े हुए नीचे 3 क्वेश्चन पूछे गए, इन तीनों क्वेश्चन का आंसर देना है। तो इसमें पहला हमारा क्वेश्चन है सेल अभिक्रिया लिखिए, यानी कि ऊपर जो रिएक्शन हो रहा है उसके लिए हमें सेल अभिक्रिया लिखना है। तो मैं आपको पहले सेल अभिक्रिया लिखना बता देता हूँ। बहुत सिंपल तरीका होता है सेल अभिक्रिया लिखना। तो जैसा कि आप ऊपर क्वेश्चन में देख रहे हैं कि जिंक से जिंक आयन बना है, यह एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया है जो कि एनोड पर होती है। तो सेल अभिक्रिया लिखते समय जो जिंक है हम उसको बाएं तरफ और जो जिंक आयन है उसको दाएं तरफ लिखेंगे। वहीं दूसरी तरफ आप देख रहे हैं जो कैथोड पर अभिक्रिया हुई है उसमें कॉपर आयन है बाएं तरफ और दाएं तरफ आपका क्या है, कॉपर है, यानी कि कॉपर आयन से कॉपर बना है। यहाँ पर अपचयन अभिक्रिया हुआ है और अपचयन अभिक्रिया कहाँ पर होता है, कैथोड पर होता है। तो सेल अभिक्रिया लिखते समय हम कॉपर आयन को बाएं तरफ लिखेंगे और कॉपर को दाएं तरफ। तो इस प्रकार से हम सेल अभिक्रिया लिखेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रोड पर जो भी अभिक्रियाएं हो रही हैं तो इस लाइन के जो बाएं तरफ है उसको हम बाएं तरफ लिखेंगे और इस लाइन के जो दाएं तरफ है उसे हम दाएं तरफ लिखेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको फिर से समझाऊँ। दूसरा क्वेश्चन है सेल के ईएमएफ की गणना कीजिए। तो सेल का ईएमएफ निकालना मैंने आपको बताया ही है पिछले वीडियो में कि सेल ईएमएफ निकालने के लिए यानी कि ई नॉट सेल निकालने के लिए हम फार्मूला जानते हैं, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो कैथोड पे जो अभिक्रिया हो रही है और एनोड पे जो अभिक्रिया हो रही है उसके जो मानक अपचयन विभव दिए हैं उनका वैल्यू हम रखेंगे और वैल्यू रखकर ईएमएफ यानी कि ई नॉट सेल ज्ञात करेंगे। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कैथोड पर है कॉपर और एनोड पर है जिंक। कॉपर का जो मानक अपचयन विभव है वो है 0.350 पॉजिटिव है और जिंक का जो मानक अपचयन विभव है वो है -0.763। तो हम कैथोड पर कॉपर का रखेंगे और एनोड पर जिंक का। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 1.113 वोल्ट। तो इस तरह आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि क्या अभिक्रिया स्वेच्छा अनुरूप होगी। तो इसका आंसर यह है कि जो ई नॉट सेल यानी कि ईएमएफ का जो वैल्यू है वो धनात्मक आया है और धनात्मक होने के कारण अभिक्रिया स्वेच्छा अनुरूप नहीं होगी। तो इसका राइट आंसर ये है, नीचे लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। तो ये था हमारा आज का पहला क्वेश्चन। आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। 5 धातुएं P, Q, R, S एवं T के मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः प्लस 0.80 माइनस 0.27 माइनस 1.66 माइनस 0.76 और प्लस 0.34 वोल्ट हैं। इन धातुओं को धन विद्युतीय लक्षण के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो जब मैं आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ा रहा था तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जब किसी भी धातु के मानक अपचयन विभव का मान जितना अधिक ऋणात्मक होता है वह उतना ही धन विद्युतीय लक्षण प्रदर्शित करता है, यानी कि उसके इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता उतनी ही अधिक होती है। तो याद रखिएगा, जिस धातु का मानक अपचयन विभव का मान जितना अधिक ऋणात्मक होगा वो उतना ही आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि इन धातुओं को धन विद्युतीय लक्षण के घटते हुए क्रम में लिखना है। घटते हुए क्रम में लिखना है का मतलब कि जो सबसे प्रबल है, मतलब जिसके इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता अधिक है वो पहले लिखा जाएगा और जिसकी कम है उसको बाद में लिखा जाएगा। तो क्रम कैसे होगा, तो जो सबसे अधिक ऋणात्मक है उसको हम पहले लिखेंगे, उससे कम ऋणात्मक उसके बाद, और लास्ट में हम धनात्मक तक ले जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि R का वैल्यू जो सबसे अधिक ऋणात्मक है -1.66, तो इसके इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता सबसे अधिक है। वहीं अगर हम देखें घटते हुए क्रम में जाएं तो जो P है इसका वैल्यू सबसे अधिक धनात्मक है, इसका वैल्यू है +0.80।
यानी कि इसके इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता क्या है, सबसे कम है। तो हम यहाँ पर घटता हुआ क्रम ले रहे हैं, तो सबसे पहले सबसे अधिक माइनस, फिर उससे कम माइनस, ऐसे करते हुए क्रम में हम व्यवस्थित करेंगे। तो कहने का मतलब है कि किसी धातु का जो मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है, यानी कि जो मानक अपचयन विभव होता है, जितना अधिक ऋणात्मक होता है उसके इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता उतनी ही अधिक होती है, और इस प्रकार उसके इलेक्ट्रॉन त्याग करके धन विद्युतीय लक्षण उत्पन्न करने की प्रवृत्ति भी अधिक होती है। तो इस प्रकार हम बढ़ते से घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करेंगे। आइए चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है 4 तत्व x, y, z एवं p के मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः प्लस 0.40, माइनस 0.54, माइनस 1.36 तथा प्लस 0.14 वोल्ट है। इन तत्वों को इनकी बढ़ती हुई क्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो क्रियाशीलता कैसे हमें पता चलेगा, तो जिसका मानक अपचयन विभव का मान जितना अधिक ऋणात्मक होता है, यानी कि अगर आप देखेंगे कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो ऊपर की ओर है जिसका मान सबसे अधिक ऋणात्मक है वो उतना ही अभिक्रियाशील होता है। तो दिए गए तत्व में आप देख सकते हैं कि जिनका मान सबसे अधिक ऋणात्मक है वो सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो Z की वैल्यू है सबसे अधिक ऋणात्मक है, इसलिए यहाँ पर जो सबसे अभिक्रियाशील है वो है Z, और जो X है इसकी वैल्यू सबसे अधिक धनात्मक है, इसलिए सबसे कम अभिक्रियाशील है। तो सबसे नीचे यहाँ पर क्रम दिया हुआ है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कॉपर धातु सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर धातु को विस्थापित कर देता है, जबकि विपरीत अभिक्रिया संभव नहीं है, क्यों। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि कॉपर धातु जो है वो सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर को तो विस्थापित कर देता है, लेकिन यदि हम कॉपर नाइट्रेट का विलयन ले और उसमें सिल्वर से अभिक्रिया कराएं तो सिल्वर कॉपर नाइट्रेट को विस्थापित नहीं करता। ऐसा क्यों होता है। तो जब मैंने आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातुएं ऊपर होती हैं, ठीक है, वो अपने से नीचे के धातुओं को विस्थापित करती हैं, लेकिन जो नीचे की धातुएं होती हैं वो ऊपर की धातुओं को विस्थापित नहीं करते। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर धातु सिल्वर से ऊपर स्थित है, परंतु यहाँ पर दिया हुआ है नीचे। क्यों दिया है मैं इसका रीज़न बता देता हूँ। यहाँ पर मतलब कि इस बुक में जो विद्युत रासायनिक श्रेणी दिया है उसमें धनात्मक ऊपर है, ऋणात्मक नीचे है, तो वो उसके अकॉर्डिंग दिया है, लेकिन मैंने जो आपको पढ़ाया है उसमें ऋणात्मक ऊपर है और धनात्मक नीचे है, और आप ऋणात्मक वाला ही तैयार करिए क्योंकि वही स्टैंडर्ड माना जाता है, ठीक है। तो अगर हम देखें मतलब ऋणात्मक वाला लें तो उसमें कॉपर धातु ऊपर है, सिल्वर नीचे है, यानी कि कॉपर धातु का जो मानक अपचयन विभव है वो सबसे अधिक ऋणात्मक होता है, ठीक है। तो सबसे अधिक ऋणात्मक होने की वजह से वो क्या करेगा, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर को हटा देगा, क्योंकि मैंने आपको रीज़न पहले ही बताया कि जो मानक अपचयन विभव में ऊपर होता है, यानी कि जिसका मान जितना अधिक ऋणात्मक होता है वो उतना ही अधिक अभिक्रियाशील होता है। तो इस वजह से जो कॉपर धातु है सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर को विस्थापित कर देता है। लेकिन अगर हम इसका उल्टा कर देते हैं, यानी कि हम कॉपर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर की अभिक्रिया कराते हैं, तो सिल्वर जो है विद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे है, यानी कि कॉपर से नीचे है, क्योंकि इसका अगर देखा जाए सिल्वर का मानक अपचयन विभव कॉपर के मानक अपचयन विभव से अधिक धनात्मक होता है, ठीक है। तो जिसके कारण जो सिल्वर है वो कॉपर नाइट्रेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित नहीं करता है। तो आप दो तरीके से याद कर सकते हैं, आप या तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में क्रम को याद कर लीजिए या फिर प्लस और माइनस जो वैल्यू है उसको ज्ञात कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप क्वेश्चन कैसे करेंगे, आंसर नीचे लिखा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं और लिख सकते हैं। रिएक्शन भी नीचे है, ठीक है, आप उस रिएक्शन को भी देख सकते हैं। तो सबसे नीचे वाला रिएक्शन तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कॉपर को हम सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से अभिक्रिया करा रहे हैं, ठीक है। तो कॉपर क्या कर रहा है, सिल्वर को हटा दे रहा है और वहाँ पर कॉपर नाइट्रेट बना रहा है। लेकिन ऊपर वाला रिएक्शन आई थिंक आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि कॉपर का Ag आयन से क्यों अभिक्रिया हुआ है। मैं आपको ये समझा देता हूँ। यहाँ पर बाएं तरफ Ag आयन इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पर नीचे वाला रिएक्शन देखेंगे तो वहाँ पर वो नाइट्रेट से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर ये आयनिक फॉर्म में, इसलिए यहाँ पर Ag आयन के फॉर्म में लिखा हुआ है। लेकिन आप दाएं तरफ देखेंगे तो यहाँ पर दाएं तरफ Ag लिखा हुआ है। क्यों लिखा है, क्योंकि नीचे वाले रिएक्शन में देख रहे हैं आप Ag क्या है, कोई न्यूट्रल है, यानी कि उस पर कोई चार्ज नहीं है। वहीं ऊपर वाले रिएक्शन में आप देख रहे हैं कि जो कॉपर है, कॉपर पर कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि नीचे वाले रिएक्शन में देख रहे हैं कॉपर पर कोई चार्ज नहीं है। लेकिन दाएं तरफ देख रहे हैं कॉपर पर आयन है। क्यों आयन है, क्योंकि नीचे वाले रिएक्शन में देख रहे हैं कि कॉपर
नाइट्रेट के साथ जुड़ा हुआ है। तो इस वजह से ऊपर वाला रिएक्शन लिखिए या फिर नीचे वाला रिएक्शन लिखिए, दोनों सेम है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत ही बेनिफिट हुआ होगा, आपका हर कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप कमेंट करके हमें कह भी सकते हैं। और अपने दोस्तों में इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका बेनिफिट पा सकें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।